हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू चैनल मैथ लॉज। तो आज हमारे साथ थे अयन जी, जिन्होंने IIT जैम मैथमेटिक्स 2023 एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 207 हासिल किया है। तो पहले तो अयन जी, आप कैसे हैं और रिजल्ट आने के बाद आपका कैसा फील हो रहा है, बताइए थोड़ा। मैं तो अच्छा हूँ। मेरा रिजल्ट आने के बाद मेरे को बहुत खुशी हो रही है। मैंने नहीं सोचा था कि मेरा इतना अच्छा रैंक आ जाएगा। ओके अयन मैंने जी। सोचा था मेरा 400 के आसपास मेरा रैंक आ जाएगा। अरे कोई नहीं, आपका तो बहुत अच्छे है यार। ठीक है, तो अयन जी आप कहाँ से, थोड़ा आपका इंट्रो दे दीजिए। मैं वेस्ट बंगाल के हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैंने अपना स्कूलिंग बागनान हाई स्कूल से किया है और मेरा कॉलेज मैं अब करता हूँ रोहड़ा रामकृष्ण मिशन विवेकानंद सेंटेनरी कॉलेज से। अच्छा, तो अयन जी क्या ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था इस बार? हाँ, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो आप मेरा बहुत बढ़िया क्या इस बार में। तो अच्छा, तो पवन जी बताइए पहले ये, आप पहले जेम के बारे में कहाँ से सुना है, आपको कैसे पता चला? मेरे को तो जैम के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैं हमारा हमारा जब बीएससी स्टार्ट होगी आपको भी पता होगा कि तब लॉकडाउन लग गया था। हाँ, लॉकडाउन खोलने के बाद जब हम हमारे कॉलेज के मेस में आए, वहां पर हमारे सीनियर से पता चला कि जैम का एग्जाम होता है। और वो हमारा जो सीनियर है वो अभी हो IIT केजीपी में मैथमेटिक्स पर एमएससी कर रहा है। उन्होंने मेरे को अनअकैडमी के बारे में सजेस्ट किया था। अच्छा, तो तो वहां से मैंने जैम के कोचिंग। अब तो आप बहुत अच्छे गाइड में भी था, आपका सीनियर भी थे। हाँ हाँ मैं हाँ मेरा वो जो मैं तो आया, मैंने जैम का प्रिपरेशन स्टार्ट किया फोर्थ सेम में। मतलब फोर्थ सेम टोटल मेरे को वो भैया ने मेरे को टोटल गाइड किया था। और फिफ्थ ओके, सेम मैंने जो रिवीजन किया उसमें हो गया। तो अयन जी पहले ये बताइए, आपने जब आप पहली बार आपने जेम के बारे में सुन लिया था तो आपको में आपका डिसाइड हुआ कि आप जेम का तैयारी करने वाला है। तो आपका तो एक और मन में होता है ना, जी सिलेबस क्या है इसका, कहाँ से शुरू करना है, बुक टू का क्या रूल था उस टाइम पे, आप कैसे मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे? मैंने तो सुना सुना था जैम के बारे में। तो उसके बारे में मैंने सोचा कि इतना अब कम टाइम है, एक साल के करीब। तो अभी मैं अगर सेल्फ प्रिपरेशन करने लगूँ तो टाइम चला जाएगा। और मेरा बीएससी का फर्स्ट सेमेस्टर था, मैंने पढ़ाई नहीं किया। ठीक है, ओके। फर्स्ट ईयर मैंने टोटल पढ़ाई नहीं किया। ऑनलाइन ऑनलाइन था ना तब। हाँ। तो मैंने सोचा कि कोचिंग ढूंढ लेते। तो कोचिंग के ढूंढने के बाद मेरे भैया थे, उन्होंने मेरे को अनअकैडमी सजेस्ट किया। और वहां पर आने के बाद मेरे को सागर सर मिले और सागर से जो बोला मैं भाई भाई करता रहा। मैंने उसके बाद कुछ नहीं किया। और और कुछ मैंने एक्स्ट्रा किया था, जो जिस जिस टॉपिक के मेरे को थोड़ा थोड़ा वीक लगा उस टॉपिक को मैंने एक तो बुक या थोड़ा अलग ट्राई किया अच्छा, पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। जैसे कि कई बच्चों को एक डाउट होता है, जब तैयारी शुरू करने वाला तो एक होता है कि क्या होता है, प्योर के पार्ट होता है, एक अप्लाइड का पार्ट होता है। तो कोई बच्चे क्या होता है कि अप्लाइड पार्ट उठा लेते हैं, पहले पहले बार बोलते हैं कि ये होगा तो हो जाएगा शायद। तो ऐसा कोई मतलब ऑयटेस था कि ये स्टार्ट करो तो अच्छा होगा, मतलब आपने क्या मतलब कैसे किया उस टाइम पे? तो देखिए, ये जो प्योर या अप्लाइड है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी टॉपिक अच्छे पहले से करते थे। पर मेरा मानना है कि आप पहले प्योर का कर लेना अच्छा ही हो, क्योंकि प्योर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर आप प्योर में स्ट्रांग होंगे तो अप्लाइड आपको आराम से ही हो जाएगा। वो टॉपिक है, मतलब प्योर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है ना। अगर प्योर में कॉन्सेप्चुअल आपका क्लियर होता है तो आपका अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया तो आप वहां पर सॉल्व कर लेंगे। और अप्लाइड पार्ट ऐसा है कि उसमें ऐसा क्वेश्चन आता है जो हो जाएगा तो हो जाएगा, और जो नहीं होगा तो नहीं होगा। पर प्योर में एक पॉसिबिलिटी है कि आप जो सवाल नहीं हो रहा है उस पे आप दो तीन चार कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो वो सॉल्व हो सकता है। और मैंने तो प्योर पहले किया था, क्योंकि मेरे को लीनियर अलजेब्रा और ग्रुप थ्योरी मेरे को अच्छा लगता था और मेरे को वो काफी आता था। हाँ, मेरे को रियल एनालिसिस और डीसी करने में थोड़ा एक दिक्कत हुई। और अप्लाइड मैंने अच्छे से ही कर लिया। अच्छा भाई, ठीक है। तो आप ये बताइए कि आपने तो पहले अटेम्प्ट भी क्लियर कर दी, तो जिन्होंने अभी प्रिपरेशन शुरू करने वाला है व जो अभी सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है, उन्होंने सोच रहा है कि जैम की प्रिपरेशन करने वाला है, तो उन्होंने कॉलेज के कोई को क्या होता है ना, कॉलेज के साथ दिक्कत होता है
मतलब कॉलेज में बहुत प्रेशर होते हैं, तो आपने कैसे मैनेज किया उस टाइम पे कॉलेज के साथ जैम का प्रिपरेशन? देखिए, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि आप जब कॉलेज में पढ़ते हो, उसका कॉलेज का सिलेबस देखेंगे और जैम का सिलेबस देखेंगे, तो जैम का सिलेबस कॉलेज के सिलेबस से काफी कम होता है। पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप जब जैम का सिलेबस देखेंगे, उसमें जो पार्टिकुलर जो जो टॉपिक है वो देखेंगे, आपका हर एक सेमेस्टर में कुछ ना कुछ टॉपिक आ जाता है। जैसे आप देखेंगे सीक्वेंसेस, वो हर बच्चों के सेकेंड सेमेस्टर में वो आ जाता है। जो आप डीसी देखेंगे, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी मैक्सिमम, वो आपका थर्ड सेमेस्टर में आ जाता है। आप जो मल्टीपल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, वो आपका फोर्थ सेम में आ जाता है। आप अगर देखेंगे जीटी, जीटी आपका थर्ड या सेकेंड सेम में आ जाता है। हाँ। तो अगर आप मैंने पहले से जैम के बारे में आपको पता है, तो आपको मेरे हिसाब से लगता नहीं कि आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आप जब कॉलेज में जो पढ़ते हो, तो आप आपको कॉन्सेप्चुअल मोड में आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और जब आपने इसी टॉपिक को आपने अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो आप इसका कॉन्सेप्चुअल की दिक में आप नहीं भागेंगे। आप तब भागेंगे कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो मेरा मानना है कि आप कॉलेज के साथ भी पैरेलल ये कर सकते हैं। तब आपको कॉलेज के लिए कम वक्त देना पड़ेगा। अगर आप कॉलेज के लिए पहले 4 घंटे दे रहे थे, वहां से आपको 1 या 1.5 घंटे निकल गया, आपको जैम में ऐड करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली प्रेशर नहीं लेना है, जो कॉलेज के साथ और कोई जैम पैसा का नहीं लेना, हाँ सिलेबस पैसा नहीं कॉमन है, लेना है। उसको उस तरह के पढ़ो। हाँ, अगर आप सिंसियरली पढ़ते हो, अगर आप 6 या 7 महीने अच्छे से मेहनत कर लेते हो, तब आपका अंडर पास तो स्कोर करता है। आपको सिंसियरली मेहनत करना होगा। में ये डिसिप्लिन में नहीं रहना कि होगा। हाँ। डिसिप्लिन में रहना होगा। ये नहीं कि आपने डीसी का एक ही सवाल 4 बार 5 बार लगा रहे, वो नहीं। आपको डिसिप्लिन, हाँ आपको पर्टिकुलर रूटीन में फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है और भाई। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको एक टाइम तक पढ़ना है, उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन करना है। मैंने जो किया था। तो जी ये बताइए, आज जैसे कि आप बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस करते हैं आप भी, तो ऐसा कभी फील हुआ कि प्रैक्टिस करते हो तो आप बोर हो जाते, अभी पढ़ने के मन नहीं कर रहे, मतलब आप उस टाइम कैसे कर लेते कि अभी पढ़ना नहीं है, अभी कुछ करो, और मतलब आपका कोई पैशन है क्या बेसिकली? नहीं, मैं तो मेरा पैसा नहीं था। मैं क्या करता था, मेरे को जब पढ़ने के लिए मन नहीं लगता था, तब मैं जाता था। जाकर मैं पहाड़, थोड़ा मेरे पहाड़ का जो मेन रोड था, वो मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर था। मैं वहां तक पैदल जाके वहां से घूम घूम के लेते आ हो? जाता था। हाँ फिर हाँ। मेरा, हाँ, मैं घूम लेता था, मेरा माइंड हो जाता। उसके बाद मैं फिर पढ़ने बैठ जाता था। अब ऐसा भी ज़रूरी नहीं है आप कंटिन्यूअसली पढ़िए, आप रेस्ट भी लीजिए, हाँ थोड़ा थोड़ा हाँ, ब्रेक लीजिए। मैं रेस्ट भी लीजिए फिर। हाँ हाँ। तो अभी ओयन जी, तो एक बात बताइए, आपने तो थ्रू आउट द ईयर जो आपने पढ़ा है, तो इसके लिए एक प्रिपेयर रिविजन भी जरूरी होता है। तो कोई बच्चे ने क्या अगर गलती हाँ कर देते कि देखिए, रिवीजन भी नहीं करते, तो उसको आपने कैसे मैनेज किया रिवीजन को भी? हाँ देखिए, रिवीजन दो तरीके से होता है। एक होता है आप पढ़ते रहो, उसके बाद जो आपका कॉपी है, उसको आप बार बार पलटाते रहो, बार बार पन्ना उठाकर देख लो। ये एक टाइप का रिवीजन होता है। हाँ। और एक टाइप का रिवीजन होता है कि आप एक बार पढ़ लो, ठीक है। हम्म। अब मोटा कॉपी एक बार पढ़ लिया क्लास में सर्टिफिकेट के लिए। और उसके बाद आप करते हो कि मतलब आपको एक डीपीपी बाय जो प्रॉब्लम है आपका, वो प्रॉब्लम अगर सॉल्व करने बैठते हो, तो आपको दिखता है कि इस प्रॉब्लम में ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, उस प्रॉब्लम में वो कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो तब जाकर आप आपकी वो जो नोट कॉपी है, कॉपी में जाकर उस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से देखते हो। इस तरफ के रिवीजन होता है। ये जो सेकंड टाइप वाला रिवीजन है, वो रिवीजन मैं करता था। तो हेल्प भी हो जाएगा इससे। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, उससे इससे क्या होता है कि आपको एक साथ, अब जब प्रॉब्लम हो, तो आपको ढाई या 3 4 टॉपिक एक साथ तो पढ़ना पड़ता है, तो आपके ये दिमाग में ज्यादा रहता है। अच्छा, तो एक बात ये है कि आपका कोई वीक या स्ट्रॉन्ग टॉपिक था कि तो वीक था, तो आपने कैसे उसको वर्क किया उसमें इम्प्रूव करने के हाँ, लिए? मैंने क्या किया था, मेरा जो वीक टॉपिक था पर्टिकुलर को डीसी था। डीसी और जीटी में जो क्वेश्चन ग्रुप वगैरह है ना, हाँ हाँ हाँ। क्वेश्चन ग्रुप के जो सवाल है, वो इस दो टॉपिक को मेरे को वीक लगा। और मेरे को अप्लाइड पोर्शन में मेरे को जो डेफिनेट वाला था, वो मेरे को वीक लगा था।
और डीसी तो मैं डीसी या जीटी के लिए मैंने क्या किया था, मैंने डीसी और जीटी के मैंने काफी मेरे को 100 या 150 हार्ड वाले सवाल ढूंढे थे मैं। आपने क्या करते हैं, और पार्टिकुलर टॉपिक में क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ हाँ, हाँ क्वेश्चन कर लिया था। हाँ और डेफिनेट में जो था उसका मैंने क्या किया, डेफिनेट के जो पूरा नोट था वो मैंने एक 8 पेपर के लिख दिया, ठीक है। हाँ हाँ। वो लिख कर मेरे वो मैं घर में तो पढ़ता था, मैं जहाँ पर पढ़ता था उसके आगे वाले दीवार पे मैंने वो टंगा दिया था। देखिए यद भी आ जाए, जब आप हाँ देखेंगे। हाँ, मैं देखता देखता था, मैंने हर रोज एक बार देखता, पढ़ने बैठता था तो तब भी अगर मैं सामने मुंह धुलता था मेरे को नजर आ जाता था। आप भी इसी तरह करके करके हाँ मेरा। हाँ, तो आप लोग भी ये काम कर सकते हैं, कभी चिपका लग सकते हैं जहाँ पे आप देख के हाँ रिवाइंड कर हाँ, सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ, देखने के बाद बहुत अच्छे पॉइंट बताए उन्होंने। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो अयन जी, आपने तो सारे कर लिया, तो आपने क्या लास्ट में आता थे कि मॉक टेस्ट पेपर लगाया क्या, और मॉक टेस्ट बाद जैम का प्रिपरेशन और मॉक टेस्ट का क्या इम्पोर्टेंट था, बताइए। हाँ, मैंने बहुत मॉक टेस्ट लगाए थे, मैंने करीब करीब 25 प्लस मॉक टेस्ट लगाए थे मैंने। अच्छा, आपने मॉक टेस्ट लगा हाँ देखो, मॉक टेस्ट लगाने का एक ही फायदा है कि आपको आपका गलतियों के बारे में पता चलता है, और आपकी जो हाथ की जो स्पीड है वो आपकी स्पीड को इंक्रीज करता है। और मॉक टेस्ट आपको एक एग्जाम वाला फीलिंग देता है, ठीक है, इसलिए मैंने मॉक टेस्ट लगाया था। अच्छा, तो और मैं ये मानता हूँ, मेरा जो आज जो रिजल्ट है इसके पीछे मॉक टेस्ट का एक अच्छी मॉक टेस्ट अगर नहीं हो, अगर मैं इतने सारे मॉक टेस्ट नहीं देता तो मेरा आज ये रिजल्ट नहीं होता। अच्छा, तो उनका बोलने का यह मीनिंग है कि आप मॉक मॉक भी दे लो, साथ साथ एनालिसिस भी करो, जो आपका मिस्टेक है तो उसका भी सुधारो। हाँ हाँ हाँ, ये आपने एक अच्छी बात बोली, ये मेरे को याद नहीं था। हाँ, ये बात मेरे को बोल अगर आप देखो, अगर आप दास अच्छा अच्छा मतलब अगर आप अच्छे से 10 या 20 मॉक टेस्ट भी देते हो, उसका आप एनालिसिस भी करते हो, तो ये बहुत अच्छा है। ये होगा, देखो एनालिसिस मतलब क्या है, आपने एक मॉक टेस्ट टाइम हुआ 3 घंटे लेकर दिया, उसके बाद आपने देखा कि इस मॉक टेस्ट में मैंने कहाँ मैंने गलती की, मेरे को कौन सेक्शन में मेरा कितने नंबर आ रहे हैं, और कौन सेक्शन में मैं और कितने नंबर बढ़ा सकता था, और कितने नंबर मेरे कहाँ पर गए, कितने नेगेटिव मार्किंग हो गई, और मेरे को किस किस कॉन्सेप्ट में मेरा थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ये अगर आप सब देखते हो ना, तो आपकी आप पहले मॉक टेस्ट ये करते हो तो आपकी 10 या 11 मॉक टेस्ट के बाद से आपका नंबर प्लस आता रहेगा। पहले मॉक टेस्ट अटेम्प्ट पे जो जिन्होंने का नंबर कम आ रहे तो उनका होप मत हरिए, तो उनके लिए ये है कि आप देते रहो, तो धीरे हाँ धीरे हाँ, देते रहो, नंबर आएगा। देते रहो। हाँ, आपको तो अब एक लूप में आना पड़ेगा, टेस्ट एनालिसिस रिवीजन, टेस्ट एनालिसिस रिवीजन, मतलब आपको पहले टेस्ट देना है, उसके बाद आपको एनालिसिस करना है, और उसके बाद हाँ हाँ, कहाँ पर आपका कितना नंबर जा रहा है, कौन कौन टॉपिक को किस किस कारण से, उस कारण को मार्क करके आपको वहां पर काम करना होगा। अगर ये सब आपने कर लिया तो आपको तो जब में अच्छा रैंक लाने से कोई नहीं रोक रोक पाएगा आपको। ये लास्ट के जो आप जो आपका जो मॉक टेस्ट का टाइम पीरियड है, इस वक्त आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अयन जी, मैं भी एक क्वेश्चन सबसे पूछता हूँ कि एक ये कि मतलब मॉक पेपर अटेम्प्टिंग के टाइम तो ऐसा क्या रूल है क्या, मतलब अब ये सेक्शन पहले कर लो, जैम का बेसिकली मैथमेटिक्स में तीन तीन सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन हाँ सी। तो आपने पहले किधर से स्टार्ट किया था, तो उसके लिए कुछ बताइए। हाँ, मैंने तो एमसीक्यू थे एनएडी, उसके बाद एमएसक्यू किया था। क्योंकि मैं सबको बोलता हूँ कि आप सबसे पहले आपको एमसीक्यू 1 से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू 1 में होता है कि वहाँ पर सब 1 मार्क के क्वेश्चन होता है ना, वहाँ पर मैक्सिमम केस में होता है कि वहाँ पर सब इजी इजी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये भी अगर आप एमसीक्यू 1 से स्टार्ट करते हो तो आपको पता चलता है कि इन चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा, और आपका वो अच्छा आसान सा क्वेश्चन आता है। तो वहां पर होता है कि एक बच्चा अगर वहां पर पढ़ के बैठा तो वहां पर उसको 4 या 5 सवाल वो आराम से कर लेता है, अच्छा और अच्छा उसके बाद उसको एक बूस्ट मिलता है कि मैं बाकी क्वेश्चन सवाल कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा। और यही अगर आप एमएसक्यू से स्टार्ट करते हैं, ये बूस्ट आपको नहीं मिलती है मैक्सिमम केस में। और एनएडी से करना अच्छा नहीं है, क्योंकि एनएडी में वो जो न्यूमेरिकल
वाला सेक्शन होता है उसमें आपको वैल्यू आपको आपको आंसर नहीं पता है, ठीक है ना? अगर आप वो करने बैठोगे तो आपको मन में एक डाउट रहेगा कि ये आंसर होगा या नहीं होगा, जबकि वो आपको एमसीक्यू में नहीं होता है ये वाला डाउट। अच्छा ये भी बता दीजिए लोग को, तो क्या सारे को एग्जाम का जो क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, जो आपसे बंदे हैं और जो आप बिल्कुल करेक्ट बंदे हैं वो करिए आप सबसे पहले। अच्छा, जिन्होंने इजी और एवरेज टाइप क्वेश्चन कर लेता है उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा हाँ, ना? वो आराम से आराम से। मतलब आपको कब आपको मतलब ऐसे इजी टाइप का आपको 30 मार्क समथिंग मिल जाएगा, और एवरेज वाला 20 मार्क समथिंग मिल जाएगा, तो उससे हो जाएगा। अच्छा, ये भी क्लियर कर देता हूँ जो क्या 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 करते हैं उन लोगों ने कभी कभी ये हार्ड क्वेश्चन डाल देते हैं कि जिन्होंने बच्चों को इसमें हाँ, फंसाता भी है। तकलीफ हो हाँ वो सब सिर्फ कुछ ना आपको करना चाहिए। मैंने भी नहीं किया मैंने भी नहीं किया। बस उनके लिए हर टाइप बेसिकली का मौके क्वेश्चन देना देखो होता है। तो हाँ स्किप कर, हाँ, और वो और एक करता है कि आपको एक क्वेश्चन दे देगा, उसमें क्वेश्चन का हाफ पन्ना पर वो क्वेश्चन कोटा छपा हुआ, तो इस तरह क्वेश्चन को देखकर आपको डरना नहीं है, आपको पहले वो क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद देखेंगे तो आपको ये हो जाएगा, आपका ये वाला क्वेश्चन। तो अब ये बताइए कि बच्चों का एक और भी प्रॉब्लम होता है कि पहले पहले जो आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं उसका क्वेश्चन नहीं बनते, अप्रोच नहीं बनते, तो आपका उस क्वेश्चन पे मतलब अप्रोच डेवलप कैसे किया आपने? आप मैंने तो सिर्फ प्रैक्टिस किया, ये जो आपने जो बोला इसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस ही, प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं। अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप ये वाला आपको डेवलप हो जाएगा। पहली बार नहीं हो रहा हो तो धीरे धीरे होगा, डेवलप हाँ, होगा। हाँ, पहली बार नहीं हो रहा है, दूसरी बार नहीं हो रहा है, तीसरी बार हो जाएगा। तो अयन जी आपसे एक क्वेश्चन है कि आप प्रिपरेशन दौरान कोई आपका मतलब कोई फ्रेंड सर्कल ग्रुप थे जहाँ पे आपका कोई फायदा मिला, मतलब कैसा था उसका सीन? हाँ हाँ, मेरा जो फ्रेंड सर्कल एक ग्रुप था, उन्होंने मेरे को, अगर मेरे को एक डाउट था, मेरे को उन्होंने मेरा डाउट क्लियर किया, कब उनका डाउट हुआ तो मैंने उनका डाउट क्लियर किया। मतलब अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपका फ्रेंड सर्कल में ग्रुप होना, अच्छा ग्रुप होना आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि अगर अच्छा ग्रुप होगा तो आप उनसे अच्छे से सवाल कर पाएंगे, उनका डाउट हुआ आपने क्लियर किया, आपका डाउट वो क्लियर, इससे आपको कॉन्सेप्ट बढ़ता है। हाँ हाँ, मतलब सारे एक साथ ग्रो हो सकते हैं। हाँ, सारे एक्सेप्ट हो सकते हैं। तो आप लोग भी जब प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो आप लोग भी एक ग्रुप सर्कल बना लीजिए जिसका आपको भी फायदा मिले। हाँ ओके। तो अयन जी आई थिंक सारे पॉइंट कवर कर लिए हूँ अभी तक। अब हाँ हाँ जिन्होंने अभी कोई लोग आपके साथ जो मतलब कोई है मतलब मतलब पहली अटेम्प्ट पे नहीं हुआ क्लियर और अच्छा नहीं हुआ, मतलब उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, देखिए मैं अगर बोलना चाहता हूँ कि अगर देखिए जैम में दो तरह के बच्चे थे, एक प्लेसमेंट ओरिएंटेड या एक जॉब ओरिएंटेड, एक एक पीएचडी ओरिएंटेड, ठीक है ना? हाँ जो हाँ मतलब पीएचडी करना चाहते हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो एमएससी कॉलेज में एडमिशन लेके फर्स्ट ईयर तक दे। अगर उनमें उसका नहीं हुआ तो वो नेट की तरफ फोकस कर दे। अब रुकना नहीं है। और हाँ रुकना नहीं है, क्योंकि आपको आखिर का आपको पीएचडी करना है, आपको तो एमएससी करके जॉब नहीं लेना है ना। हाँ हाँ, अगर आप 2 या 3 अटेम्प्ट जैम के लिए दे दोगे तो आपका एज बढ़ जाएगा। ये एक फैक्टर होता है। और वही फैक्टर है। और अगर आप प्लेसमेंट या जॉब अपॉर्चुनिटी से एग्जाम देते हो तो आपको, मैं मानता हूँ कि आपको देना चाहिए। और देखिए आप जब फर्स्ट या जब ड्रॉप लेंगे तब आपके पास 1 साल का बिल्कुल फ्री टाइम, और आप 1 साल जम के मेहनत कर लेंगे तो आपका सिंगल डिजिट या डबल डिजिट स्कोर आ अच्छा आ जाएगा। हाँ, टोटली इसका आप इंटरेस्ट अगर है कहाँ अच्छे पे से जाए। हाँ हाँ। हाँ मन आप अगर अच्छे से मेहनत करें तो आपका लेस देन 200 रैंक आना कन्फर्म। तो अयन जी आप ये बताइए कि जिन्होंने अभी शुरू कर रहे 2024 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? देखिए मैं सजेशन दूंगा, अच्छे से सब्जेक्ट थियोरेटिकली अच्छे से पढ़ो, उसके बाद रिवीजन करो, और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करो। प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हो रहा फिर रिवीजन करो, फिर सॉल्व करो, और उसके बाद लास्ट में जाकर अक्टूबर मंथ या नवंबर से आप टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। तो चलिए तो अयन आपका जी। टारगेट, हाँ बोलिए। मतलब टारगेट रखो कि मेरे को सितंबर या मिड सितंबर या अक्टूबर तक सिलेबस खत्म करना है, और उसके बाद 1 महीने या 15 दिन या 20 दिन रिवीजन के लिए रखो, और उसके बाद आपको टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। ओके। तो चलिए अयन जी आपके आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और हाँ थैंक यू वंस अगेन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन हमारे प्लेटफॉर्म के आने के लिए। आपका अच्छा थैंक यू, हो। थैंक यू।
और आपका क्या प्लान है आपका? कौन सी आईटी में जाने वाले हैं आप? मैंने तो आईआईटी जोधपुर के लिए सोच रखा है, वहाँ पर एमएससी एमटेक वाला कोर्स के लिए। थोड़ा प्लेसमेंट ओरिएंटेड भी है। हाँ हाँ, प्लेसमेंट ओरिएंटेड हुआ है, और वहाँ से मेरे को डाटा एंड कंप्यूटर साइंस में एमटेक भी मिल रहा है। ये मैं प्रेफर कर रहा ओके, हूँ। सबके लिए पता है, फ्यूचर के लिए आपके। बहुत हाँ, अच्छा। थैंक थैंक्स वंस अगेन।